अगर मैं आपसे कहूं कि एक पतली सी समुद्री लाइन पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकती है तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन 1 मार्च 2026 को वही हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तेल टैंकर पर हमला हुआ। यहीं से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। क्या ये सिर्फ रिटेलिएशन है या एनर्जी सप्लाई को वेपन की तरह इस्तेमाल करने की शुरुआत? आज पूरा मामला डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 मार्च 2026 की रात स्काईलाइट नाम का एक तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था। ये ओमान के पास का इलाका है। अचानक जहाज पर हमला होता है। कुछ ही मिनटों में आग लग जाती है। आसपास के जहाज अलर्ट हो जाते हैं। शुरुआत में साफ नहीं था कि हमला किसने किया, लेकिन क्षेत्र की स्थिति और रिपोर्ट से साफ हुआ कि ये हमला ईरान की तरफ से हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक टैंकर पर हमला इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इतना अहम है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई सामान्य समुद्री रास्ता नहीं है। ये एक पतली सी समुद्री पट्टी है, लेकिन यहीं से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। हर दिन करीब 20 से 21 मिलियन बैरल तेल इसी रास्ते से बाहर जाता है। मतलब अगर ये रास्ता रुक गया तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई हिल सकती है। इस रास्ते के एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान और यूएई, यानी ईरान के पास भौगोलिक बढ़त है। इसीलिए जब भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, दुनिया की नजर सबसे पहले इसी जगह पर जाती है। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। पिछले कुछ समय से यूएस और इजराइल ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। ईरान भी मिसाइल और ड्रोन अटैक्स के जरिए जवाब दे रहा है। टेंशन सिर्फ बयानबाजी तक नहीं है, ग्राउंड और एयर लेवल पर हमले जारी है। ऐसे में टैंकर पर हमला एक मैसेज है। अगर ईरान पर डायरेक्ट प्रेशर होगा तो वो ग्लोबल एनर्जी फ्लो को रिस्क में डाल सकता है। ये रणनीति नई नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। 1980 के दशक में ईरान इराक वॉर के दौरान टैंकर वॉर हुआ था। तेल के जहाजों को टारगेट करके इकोनॉमिक प्रेशर बनाया गया था। खैर, वापस आते हैं इस मुद्दे पर। रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज पर मिसाइल या सशस्त्र ड्रोन से हमला किया गया। हमले के बाद इलाके में जहाजों को रेडियो चेतावनी भी दी गई। मैं आपको बता दूं कि ये कोई मामूली सी देखने वाली समुद्री डकैती नहीं थी। ये एक सोची समझी रणनीतिक हमला था। ये दिखाने के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान झुकने वाला नहीं। और यही बात दुनिया के कई देशों को परेशान कर रही है, खास करके अमेरिका को। आपको मैं बताता चलूं कि जिस तेल के जहाज पर हमला हुआ है, इस पर कुल 20 लोग थे, जिसमें से 15 भारतीय और 5 ईरानी। हमले में 4 लोग घायल भी हुए, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। कोई जान नहीं गई। भारत के लिए ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है। हमारे हजारों नाविक खाड़ी क्षेत्र में काम करते हैं। हर ऐसी घटना उनके परिवारों की चिंता बढ़ा देती है। खैर, इस हमले के बाद सबसे पहले ईरान की तरफ से बयान आया। साफ संकेत दिया गया कि अगर उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहती है तो जवाब भी जारी रहेगा। अमेरिका ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। वॉशिंगटन की तरफ से कहा गया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों को जानबूझकर निशाना बनाया गया तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। मतलब साफ है, समुद्री रास्तों को लेकर रेड लाइन खींच दी गई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, तब ओमान ने बीच में आकर रेस्क्यू ऑपरेशन संभाला। सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकालने में उसकी भूमिका अहम रही। साथ ही उसने हालात को और बिगड़ने से रोकने की कोशिश भी की। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बयान भले अलग अलग हो, माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। दोनों पक्ष अपनी अपनी पोजीशन पर अड़े हुए हैं और फिलहाल कोई भी पीछे हटता नहीं दिख रहा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है? देखिए, फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। जहाजों की आवाजाही चल रही है, लेकिन सामान्य तरीके से नहीं। माहौल तनावपूर्ण है और रिस्क बढ़ चुका है। यही सबसे बड़ी चिंता है। हमले के तुरंत बाद करीब 150 टैंकर खाड़ी के अंदर ही रुक गए। कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने एहतियात के तौर पर अपने जहाज रोक दिए या अगले निर्देश का इंतजार शुरू कर दिया। कुछ कंपनियों ने फैसला लिया कि फिलहाल इस रास्ते से नहीं गुजरेंगे। अगर जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप वाले लंबे रूट से जाना पड़ा तो 10 से 14 दिन ज्यादा लगेंगे। ज्यादा दिन मतलब ज्यादा फ्यूल खर्च, और ज्यादा फ्यूल खर्च मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी, और आखिर में इसका सीधा असर तेल की कीमत पर दिखेगा। चलिए समझते हैं कि कैसे इस युद्ध का तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा। हमले की खबर आते ही तेल बाजार ने तुरंत रिएक्शन दिया। कीमतें तेजी से ऊपर गई। ब्रेंट क्रूड करीब $80 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। ये दिखाता है कि मार्केट सिर्फ मौजूदा सप्लाई नहीं बल्कि आने वाले खतरे को भी प्राइस में जोड़ देता है। अगर हालात और बिगड़ते हैं, जहाजों की आवाजाही कम होती है या सप्लाई सच में प्रभावित होती है, तो $100 प्रति बैरल का स्तर दूर नहीं है। मार्केट में सबसे ज्यादा डर अनसर्टेनिटी का होता है, और अभी अनसर्टेनिटी काफी है। अब इसका सीधा असर सिर्फ ऑयल कंपनीज तक सीमित नहीं रहेगा, असर सीधे आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। अब समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम में भारत कहाँ खड़ा है। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत जैसे देश हमारे लिए बड़े सप्लायर हैं। ऐसे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अस्थिरता बढ़ती है तो सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ सकता है। हाँ, भारत के पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, जिनका इस्तेमाल आपात स्थिति में किया जा सकता है। लेकिन ये भंडार स्थायी समाधान नहीं है। ये कुछ हफ्तों या सीमित समय तक ही राहत दे सकते हैं अगर आयात में बड़ी रुकावट आती है। फिलहाल सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश भी जारी है। लेकिन अगर तनाव लंबा चलता है
और तेल की कीमतें लगातार ऊंची रहती हैं, तो उसका असर इंपोर्ट बिल, रुपए की स्थिति और महंगाई पर दिख सकता है। इससे वैश्विक रणनीतिक स्थिति का समीकरण समझते हैं। इस घटना को सिर्फ एक टैंकर अटैक के रूप में देखना अधूरा होगा। ये पावर बैलेंस की लड़ाई का हिस्सा है। ईरान ये संकेत दे रहा है कि उसके पास सिर्फ डिफेंसिव जवाब नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक लेवरेज भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज उसके लिए एक ऐसा दबाव बिंदु है जिसे वो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ यूएस और इजराइल का फोकस साफ है। वे चाहते हैं कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी और रीजनल इन्फ्लुएंस सीमित हो, इसलिए दबाव लगातार बढ़ रहा है। अब मुकाबला सिर्फ बॉर्डर या स्पेसिफिक टारगेट्स तक सीमित नहीं है। एनर्जी रूट्स, नवल मूवमेंट और व्यापार मार्ग भी इस टकराव का हिस्सा बन चुके हैं। और जब ग्लोबल ट्रेड रूट्स इसमें शामिल हो जाते हैं तो असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया प्रभावित होती है। अभी हालात एक ऐसे मोड़ पर है जहां कई रास्ते खुल सकते हैं। पहली संभावना सीमित टकराव, यानी कुछ और आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हो, बयानबाजी तेज रहे, लेकिन दोनों पक्ष फुल स्केल वॉर से बचे। अक्सर देश दबाव बनाते हैं, लेकिन पूरी जंग से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी कीमत बहुत भारी होती है। दूसरी संभावना बातचीत या बैक चैनल डिप्लोमेसी। ओमान, कतर या कोई और क्षेत्रीय देश बीच में आकर टेंशन कम कराने की कोशिश कर सकता है। अगर दोनों पक्ष समझे कि एस्केलेशन से नुकसान ज्यादा है, तो धीरे धीरे माहौल शांत हो सकता है। तीसरी और सबसे गंभीर संभावना बड़ा विस्तार। अगर किसी बड़े ऑयल टर्मिनल, रिफाइनरी या मिलिट्री शिप को सीधा निशाना बनाया गया, तो जवाब ही उसी स्तर का आ सकता है। तब हालात तेजी से बदल सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा है मिसकैलकुलेशन, यानी कि कोई भी एक गलत फैसला और स्थिति अचानक नियंत्रण से बाहर जा सकती है। अंत में ये कहना चाहूंगा कि स्काईलाइट पर हमला एक संकेत है कि मौजूदा टकराव अब सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था को छू रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा या दबाव का हथियार बनेगा, यही आने वाले दिनों की सबसे बड़ी खबर होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या ये तनाव सीमित रहेगा या बड़ा रूप ले सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। और जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो संयुक्त सैन्य कार्रवाई की, जिसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत हुई, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, बी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, सी ऑपरेशन राइजिंग लायन, डी ऑपरेशन आयरन शील्ड। जो भी देगा सही जवाब, मैं उसके कमेंट को लाइक कर दूंगा, जिससे कि बाकी भी जान सके सही जवाब क्या है। गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।